Now we are going to start with forecast, trend and growth. Now these are some of the very recent features that have been introduced in Microsoft Excel. So if you are using a very old version, then probably you will not find it. And forecast, trend and growth. अब forecast जो है that is available as a formula as well, एंड वो एक फीचर की तरह भी अवेलेबल है अंडर दिस डेटा टैब. तो आप यहाँ डेटा टैब में आएंगे तो यहाँ देखेंगे यू विल फाइंड दिस फोरकास्ट शीट. सो लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस फोरकास्ट, ट्रेंड एंड ग्रोथ फॉर्मूलाज वर्क. अभी यहाँ कुछ रीड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट विल नॉट मेक मच सेंस टू यू until and unless we check out what they actually do. So let us directly go to the exercise workbook. In this exercise here we have a number of years and some historical information about the revenue. So 10 साल के revenue का data यहाँ पर दिया हुआ है. हमें क्या करना है, and as the name suggests, the forecast formula, it is going to help us make the projections. It is going to help us make the forecasting. Yes. तो फोरकास्ट करने के भी दो तरीके हैं. तो लेट मी शो यू कि जब हम फोरकास्ट टाइप करते हैं सो यू विल सी कि एक्सेल हमें 6 फॉर्मूले दिखा रहा है. सो ये जो लास्ट वाला फोरकास्ट है ये एक्चुअली पुराने वर्जन्स में यूज़ होता था, एंड ये पुराने वाले वर्जन का फोरकास्ट और अभी वाले वर्जन का फोरकास्ट लीनियर, ये दोनों एक ही चीज़ है. जो नई चीज़ है दैट इज़ दिस फोरकास्ट एटीएस. तो क्या है ये दोनों? फोरकास्ट लीनियर एक तरीका है प्रोजेक्शंस करने का यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस. ओके. एंड फोरकास्ट एटीएस, दिस एटीएस स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल ट्रिपल स्मूथिंग. सो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? फोरकास्ट लीनियर फार्मूला सीजनैलिटी को कंसिडर नहीं करता है. मतलब एक लीनियर ट्रेंड में, एक लीनियर फैशन में आपको प्रोजेक्शंस बना करके प्रोजेक्शंस निकाल करके देता है. ऑन दी अदर हैंड फोरकास्ट एटीएस क्या करेगा, अगर आपके हिस्टोरिकल डेटा में इफ़ देयर इज सम सीजनैलिटी इन्वॉल्व, अब जैसे एज दी फॉल अपियर्स, तो जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर आता है, दिस आफ्टर द नवरात्रि टिल दिवाली एंड क्रिसमस एंड न्यू ईयर, सो ये पीरियड में टॉयज़ की सेल्स बहुत इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ईयर. सो दिस इज़ वन सीजन फॉर द टॉयज़ बिजनेस. So that is the seasonality factor. So उसको ATS method consider करता है and on the basis of that it tries to make the projections. Whereas linear method assumes कि जो भी trend है that is uniform throughout the year. दूसरा factor है कि जो ATS method है that consider the recent data, that focuses on the recent data more. So जो अगर आप जो वेटेज है, जो रिसेंट डेटा का जो वेटेज है वो ETS मेथड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द लीनियर मेथड जो कि इक्वल वेटेज असाइन करेगा हर साल को. तो अब ये कुछ थियोरेटिकल बातें हैं, अब चलिए इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं. तो आप ये फोरकास्टिंग फार्मूला खुद आप फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं एंड देयर एज आई सेड दैट देयर इज़ फीचर एज वेल. तो पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, देन विल गो टू द यूजिंग दैट फीचर. ओके. सो आपको यहाँ पर फोरकास्ट लिखना है. अभी हमें फोरकास्ट लीनियर करना है, तो सिलेक्ट द फोरकास्ट लीनियर, प्रेस टैब. नाउ व्हाट इज इट आस्किंग? सबसे पहला वेरिएबल जो पूछ रहा है दैट इज एक्स. नाउ एक्स इज गोइंग टू बी योर कि आपको कौन से पीरियड के लिए आपको प्रोजेक्शन चाहिए. तो अभी हम यहाँ पर इस सेल पर हमें चाहिए 2021 के लिए प्रोजेक्शन. सो व्हाट यू नीड टू डू, सिलेक्ट दिस ईयर, कॉमा, नोन वाइज है हमारा रेवेन्यू डेटा. तो इन सभी रेवेन्यू को आप सिलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट कंट्रोल डाउन से. ये हो गया हमारा रेवेन्यू का सिलेक्शन. एंड कॉमा, नोन एक्स में क्या होगा? नोन एक्स में हो गया जो आपका हिस्टोरिकल ईयर है. तो हिस्टोरिकल ईयर सभी को सिलेक्ट कर लीजिए एंड क्लोज द ब्रैकेट. नाउ मेक श्योर कि जितने साल का आपका रेवेन्यू है उतने साल का ईयर आप सिलेक्ट करें. तो ये दोनों का अगर जो लेंथ है, जो रेंज का लेंथ है, वो अगर एक कम और एक ज़्यादा होगा तो आपका फॉर्मूला प्रॉब्लम देगा. दैट विल क्रिएट एन इशू. ओके. नाउ प्रेस एंटर एंड वी सी दैट एक्सेल हैज़ मेड अ प्रोजेक्शन. तो अब एक्सेल ने हमें एक रेवेन्यू का फिगर दे दिया.
तो अब ये फिगर कितना सही है, कितना वैलिड है, वो हम कैसे पता कर सकेंगे? हम जब कंपेयर करेंगे देन वी विल बी एबल टू नो कि ये प्रोजेक्शन सही डायरेक्शन में जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, या एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस है या नहीं। ठीक है, तो अभी इसको कॉपी पेस्ट डायरेक्ट मत कर दीजिएगा, पहले इन सेल्स को फिक्स कर दीजिए। इन सभी को आप F4 से फिक्स कर लीजिए। जो आपका फर्स्ट x है खाली उसको आप ओपन रखिए, उसको वेरिएबल रखिए। नाउ प्रेस एंटर एंड नाउ वी कैन कॉपी एंड पेस्ट दिस फॉर्मूला। So we have the projections, we have the forecasting sale, forecasted revenue for the next decade. पूरे 10 साल का हमने यहाँ पे forecasting कर लिया। Okay, so that was very simple, right? इसमें हमारा कोई भी दिमाग नहीं लगा, कुछ भी मेहनत नहीं लगा। Now let us try the same thing with the ATS method. तो इसके लिए आपको forecast ATS select करना है, टैब प्रेस कीजिए। It is asking target date. टारगेट डेट आपका यही रहने वाला है 2021 इन आवर केस, कॉमा यहाँ पे मैंने ईयर मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पे फुल डेट भी मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सो वो भी कर सकते हैं आप। उसके बाद पूछ रहा है वैल्यूज़, द वैल्यू फॉर योर रेवेन्यू फिगर्स, तो यहाँ पर इन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा नेक्स्ट टाइमलाइन सेट करना है, तो अब यहाँ पे टाइमलाइन में आपको सभी ईयर्स को सेलेक्ट करना है, दैट इज़ द हिस्टोरिकल ईयर्स, कॉमा। तो यहां तक जो पोर्शन है दैट वाज सेम एज दैट ऑफ द फोरकास्ट लीनियर फॉर्म। अब यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट। फर्स्ट वन इज द सीजनैलिटी। क्या आपको स्पेसिफाई करना है कि अगर आप खुद से स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि द सीजनैलिटी पीरियड, देन यू कैन डू दैट, बट दैट इज ऑप्शनल, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो एक्सेल खुद आइडेंटिफाई कर लेगा। सो लेट अस अलाउ एक्सेल टू डू इट। नेक्स्ट इज डेटा कंप्लीशन। अब डेटा कंप्लीशन में इट इज आस्किंग दैट यू वांट द मिसिंग वैल्यूज टू बी ट्रीटेड एज जीरोज, या यू वांट टू ऑटो कंप्लीट इट यूजिंग लीनियर इंटरपोलेशन। तो लेट से अगर इस पूरे डेटा रेवेन्यू रेंज में अगर मैं किसी एक सेल को डिलीट कर दूं, किसी एक रेवेन्यू फिगर को मैं डिलीट कर दूं, देन व्हाट इज, तो एक्सेल को क्या करना चाहिए ये उसका इंडिकेशन है, आपको यहाँ पे वो डायरेक्शन देना है। तो या तो एक्सेल उस पर्टिकुलर ईयर को रेवेन्यू जीरो ट्रीट कर ले, या फिर वो लीनियर इंटरपोलेशन करके एक एस्टिमेटेड फिगर खुद वहाँ पर पुट कर दे। नाउ दिस एग्रीगेशन इज़ फॉर डुप्लीकेट वैल्यूज़। अगर कोई सेल्स, कोई रेवेन्यू फिगर अगर रिपीट हो रहा है तो उस केस में उसका क्या करना है। सो लेट्स से 2015 यहाँ पे अगर 2 बार मैंशनड है, 2015 में मैंने पहले कुछ फिगर लिख रखा है एंड 2015 में फिर और एक फिगर लिख रखा है, तो उन दोनों का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो एक्सेल क्या कर सकता है, उन दोनों फिगर्स का एवरेज ले सकता है एंड उसको एज ए 2015 का फिगर वो ट्रीट कर सकता है। तो यूजुअली हम उसका एवरेज ही लेना चाहेंगे। एंड इन केस अगर लेट्स से आपने 2015 को हाफ ईयर करके 2 बार सेल्स लिखा है, तो उस केस में आप यहाँ पर सम भी कर सकते हैं, सो दैट वो दोनों को क्लब करके वो एक्सेल विल ऑटोमेटिकली कंप्यूट द ईयरली फिगर। ओके, अभी इस केस में वी डू नॉट हैव एनी सच कंडीशन, सो वी डू नॉट नीड टू एंटर एनी ऑफ दीज थिंग्स। नाउ यू कैन क्लोज दिस ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर, एंड अगेन इस रेंज को फिक्स कर लीजिए। एंड कॉपी एंड पेस्ट। अब हमारे पास 2 प्रोजेक्शंस है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर फोरकास्टिंग एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल मेथड। सो इस मेथड में यू विल सी, लेट अस कंपेयर नाउ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो इफ यू सी दैट इन दिस लीनियर मेथड हमारे जो मैक्सिमम सेल्स जा रहा है 2030 तक, दैट इज ओनली 21 lakhs, बट ETS मेथड के केस में इट इज़ क्रॉसिंग 30 lakhs, इट इज़ गोइंग अप टू 33 lakhs। सो इसका मतलब ETS मेथड में जो ग्रोथ है दैट इज़ हाई। तो चलिए ग्रोथ को भी कंपेयर करते हैं। लेट मी कॉपी दिस हियर एंड हियर एज वेल, एंड हम ईयरली परसेंटेज चेंज को निकालते हैं। सो हाउ कैन यू डू दैट, दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, यस, एंड इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए,
and you can do it here as well. So what do we see कि historical years में एक्चुअली देर इज़ नो पर्टिकुलर ट्रेंड, कभी ग्रोथ बहुत हाई है, कभी नेगेटिव ग्रोथ भी है. एंड इफ़ यू चेक आउट दी प्रोजेक्शन फिगर्स, तो लीनियर मेथड में देर इज़ अ नेगेटिव ग्रोथ इन द फर्स्ट ईयर. मतलब फर्स्ट ईयर जो प्रोजेक्शन है 2021, उसमें लीनियर मेथड में नेगेटिव ग्रोथ लिया गया है. देखिए 14 लाख से द सेल्स हैज डिक्रीज टू 13,62,000. On the other hand, ATS method में you will see that there is a 13.5% growth, and जो growth है ATS method में that is very high in the initial few years. यहाँ तक देखिए 9%, 8% growth यहाँ तक चल रहा है, but इसके केस में maximum growth is only 6.7%, and now that is decreasing rapidly to 4.3%. and इस केस में the मिनिमम ग्रोथ इज एटलीस्ट 6.2%, जो कि आई गेस इसके हाईएस्ट के क्लोज है. इसका हाईएस्ट है 6.7 एंड इसका लोएस्ट ग्रोथ है 6.2%. सो व्हाई इज दिस डिफरेंस? नाउ दिस इज द रीजन कि यहाँ ETS मेथड में जो सेल्स है दैट इज इंक्रीजिंग एट सच ए हायर लेवल. नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज लीनियर मेथड में इक्वल वेटेज दिया गया है ऑन ऑल दीज ग्रोथ रेट्स, एंड ऑन द अदर हैंड ATS मेथड में जो रीसेंट ईयर्स है उस पे ज़्यादा वेटेज दिया गया है. सो इफ़ यू सी, अगर मैं फर्स्ट थर्ड ईयर्स का एवरेज लूँ, ऑल्दो परसेंटेज का एवरेज डज नॉट मेक सेंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस सी दैट द एवरेज इन द लास्ट 3 years was 23.5%. एंड अगर मैं इसको और इंक्रीज भी करता हूँ, अगर मैं लास्ट 6 years तक भी जाता हूँ तो भी एवरेज है 18.4%. सो एंड दैट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द एवरेज ऑफ ऑल दीज 10 years. सो इन सभी 10 years का एवरेज है 14.2%. सो बट अगर मैं लास्ट 3 years या लास्ट 6 years का एवरेज लूँ तो दैट इज़ हायर देन दैट. तो हायर ग्रोथ रेट्स को ज़्यादा वेटेज मिला इन दिस मैथड, एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ कंसिडर्ड अ हायर ग्रोथ रेट फॉर ऑल दीज ईयर्स. ओके, एंड इफ़ यू वांट टू नो ऑन एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट क्या रहा, सो उसको भी आप चेक कर सकते हैं. यू कैन यूज दिस रेट फॉर्मूला. यहाँ पर आपको पीरियड चाहिए, तो व्हाट इज़ द पीरियड, इसको आप काउंट कर लीजिए. सो दिस इज ये हमारा पीरियड है. सो ये ईयर हमने काउंट कर लिया, एंड देर इज़ नो PMT, दैट इज़ द पेमेंट. देर इज़ नो पेमेंट. A present value, this is the present value and this is the future value. देखिए प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू सेम सिंबल नहीं हो सकता है, तो इट हैज़ टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो आप अगर PV पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपको फ्यूचर वैल्यू नेगेटिव लेना पड़ेगा. ओके, एंड नाउ लेट अस क्लोज इट एंड प्रेस एंटर. So what do we see? That in this case there is a 9.9% CAGR. I can call this compounded annual growth rate. मतलब on an average every year जो growth है that is 9.9% in this case. And अगर मैं इसको copy paste करूँ in this case, then you see that CAGR is only 7.7%. And इसमें हमने projection years को include किया था. अगर मैं सिर्फ historical years का अगर मैं CAGR निकालूँ, then काउंट कर लीजिए फॉर द हिस्टोरिकल ईयर्स, तो ये हमारा काउंट हो जाएगा. ये ऑफकोर्स 10 आएगा, ये 10 साल का है, सॉरी 11 साल का डेटा है. सो पीरियड इज़ 11. PMT में PMT इज़ 0. PV प्रेजेंट वैल्यू था हमारा, इन स्टार्टिंग पॉइंट है ये, एंड एंडिंग पॉइंट है हमारा ये. हम सिर्फ इस बार सिर्फ हिस्टोरिकल ईयर्स को ले रहे हैं. एंड नाउ क्लोज इट, प्रेस एंटर. सो हिस्टोरिकल ईयर्स में जो हमारा एनुअल एवरेज जो एनुअल ग्रोथ रेट था दैट वाज अराउंड 11%. ओके, और 10.67%. बट इन द प्रोजेक्शंस
दिस लीनियर फोरकास्टिंग मेथड, इसने तो क्या किया, इसने तो इसको गिरा ही दिया। तो ऐसा क्यों किया होगा? बिकॉज यहाँ देखिए एवरी 2 to 3 ईयर्स गैप में देर इज अ डिक्लाइन। यस, तो यहाँ क्योंकि 3 ईयर्स कंजिक्यूटिवली देर वाज अ ग्रोथ, सो इसने क्या किया, उस ट्रेंड को चलाते हुए इसने इस ईयर में भी इस ग्रोथ को नेगेटिव पकड़ लिया, नेगेटिव ले लिया। यस, एंड नेगेटिव ग्रोथ रेट आने की वजह से जो एनुअलाइज ग्रोथ रेट है दैट हैज नाउ डिक्रीज्ड एज कम्पेयर टू द, दैट हैज डिक्रीज्ड इन दिस केस एज कम्पेयर टू द ATS मेथड। अब इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ से एनालाइज करना चाहें तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस, click on this button here, go to charts and you can create a line chart। तो इससे एक लाइन चार्ट बना लीजिए। एंड इसके लिए भी एक लाइन चार्ट बना लीजिए। What observation can we make in this graph here, that linear method में जब projection start हुए, this projection started from the 12th year, right? तो on the very 12th year, if you want you can change this also। तो अगर आप इसको change, if you want to change it you can change it from here। आप इसको change करके यहाँ से आप इसको select कर लीजिए and click on OK। तो right from the 2021 you can see that in the first year itself there was a decline। तो जो ग्रोथ का जो पैटर्न था उसको पहले एक डिक्लाइन मिला, एक डाउनवर्ड पुल मिला, एंड उसके बाद इट स्टार्टेड शोइंग अ यूनिफॉर्म ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ दिस ATS मेथड, इस केस में क्या हुआ, जो द ग्रोथ हैज बीन, द ट्रेंड हैज बीन स्मूदन्ड आउट। तो ये जो बम्प था, इस बम्प को इस केस में दैट हैज बीन अवॉइडेड एंड द ग्रोथ ट्रेंड हैज बीन स्मूदन्ड आउट थ्रू आउट द प्रोजेक्टेड ईयर्स। ओके, सो अब आप चाहे तो यही काम आप फोरकास्ट फीचर से एकदम चुटकी में कर सकते थे। आपको बस क्या करना है, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, गो टू डेटा टैब, फोरकास्ट शीट पर क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे सो दिस इज़ द ग्राफ एंड वी हैव दिस फोरकास्ट एंड। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी 2023 तक ले रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन इंक्रीज इट टिल टू 2030। वी हैव मोर ऑप्शंस डाउन हियर। देखिए ऑप्शंस क्या है, फोरकास्ट स्टार्ट दैट इज़ 2020। यस, 2020 में हमारा हिस्टोरिकल ईयर खत्म हुआ है तो वहाँ से ये प्रोजेक्शन स्टार्ट होंगे, दैट इज़ ओके। नेक्स्ट इज़ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। नाउ द CFA कैंडिडेट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टर्म, बिकॉज ये आपने क्वांट्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या फिर आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। सो लेवल 1 के क्वांट्स में यू कैन रिकॉल कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यू हैव दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, the concept of type 1 type 2 error। So I'm not getting into that technicality। In simple words, if I am to say, अगर 95% confidence interval होता है तो जो remaining 5% है वो क्या होगा, that is level of significance। And what is level of significance? Level of significance is the probability that the sample on which you are working upon is not an accurate representative of the population, and any conclusion that you make out of this sample about the population can be erroneous। ठीक है, that can lead to some errors। so वो 5% जो probability है गलती होने का, that is level of significance। ओके, सो ये उसका उल्टा हो गया। अगर 5% गलती होने के चांसेस हैं तो 95% चांसेस ये है दैट आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई सैम्पल इज़ एक्यूरेट। एंड इसका मतलब क्या है, एक्यूरेट होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी रेंज हमने ड्रॉ किया है कि दिस इज़ द रेंज, राइट, दिस इज़ द मैक्सिमम बाउंड एंड दिस इज़ द मिनिमम बाउंड,
एंड 95% कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि जो भी प्रोजेक्शन हम मान के चल रहे हैं उसका 95% श्योरिटी है कि दैट दिस विल फॉल, द एक्चुअल वैल्यू, द एक्चुअल सेल्स, द एक्चुअल रेवेन्यू विल फॉल विद इन दीज टू रेंज ओनली. आई एम 95% श्योर अबाउट इट. 5% चांस है कि ये गलती हो सकता है. क्या ये 95% होना ज़रूरी है? नो, नॉट एट ऑल. अगर आप श्योर हैं तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं. अगर आप इसको और बढ़ाते हैं तो देखिए व्हाट इज़ हैपनिंग. अगर लेट्स से मैं 98% करता हूँ तो 98% करने से ये जो मेरा रेंज है ये और बड़ा हो गया. बिकॉज और ज़्यादा करेक्टनेस के लिए आई विल हैव टू ओपन अप मोर. अगर मैं ज़्यादा स्पेस रखूँगा तो देर इज़ अ हायर चांस कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फॉल करे. अगर मैं कॉन्फिडेंस को कम कर दूंगा, इन दैट केस what is happening, this range is getting closer, right? उसका मतलब ये है कि ज़्यादा चांस फिर ये हो जाएगा कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो इस रेंज के ऊपर या नीचे की तरफ फॉल कर जाए. हो सकता है इसके ऊपर फॉल कर जाए, इसके बाहर फॉल कर जाए. सो उसका दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अ लेसर कॉन्फिडेंस इंटरवल. वेल, एज फार एज आवर एक्सेल और दिस फार्मूला इज़ कंसर्न, तो इतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू एन आइडिया what at all it is. अगर आप इसको और डिटेल्स में स्टडी करना चाहते हैं, यू कैन रेफर दिस CFA लेवल 1 क्वांट्स करिकुलम. इफ़ यू आर अ CFA लेवल 1 कैंडिडेट देन यू मस्ट हैव टू रेफर दैट. एंड अगर आप नहीं हैं बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू वांट टू चेक इट आउट, देन यू कैन चेक आउट. अदरवाइज यू कैन सिंपली कीप इट 95% और आप आगे बढ़ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द सीजनैलिटी. तो सीजनैलिटी के लिए व्हाट यू सी, देर इज़ एन ऑप्शन कि एक्सेल कैन डिटेक्ट इट ऑटोमेटिकली, या फिर अगर आप खुद स्पेसिफाई करना चाहें तो यू कैन डू दैट. अब इन आवर केस वी हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ सीजनैलिटी कैन बी देयर, सो वी विल अलाउ द एक्सेल टू डिटेक्ट इट ऑटोमेटिकली. Include forecast statistics. Now this is going to show some statistics like alpha, beta and all that. So वो हमारे लिए useful नहीं है. So let us ignore that. टाइमलाइन रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया है. टाइमलाइन वैल्यू रेंज हमने रेवेन्यू सेलेक्ट कर लिया है. फिल मिसिंग पॉइंट्स जो हमने फॉर्मूला में देखा था कि आपको जो मिसिंग पॉइंट्स है उसको एज अ जीरोज फिल करना है या इंटरपोलेशन करके आपको एक एस्टिमेटेड फिगर वहाँ पर लेना है. एंड जहाँ पर भी डुप्लीकेट्स आएंगे, सो अगर लेट्स से 2015 अगर रिपीट हो रहा है 2 बार तो उसका आपको क्या लेना है, एवरेज लेना है, सम लेना है या क्या लेना है. ओके, सो दैट्स अबाउट इट नाउ. एंड यहाँ पर इसको डायग्राम को आप चेंज करने का ऑप्शन है. दिस इज़ अ लाइन डायग्राम, दिस इज़ अ कॉलमनर चार्ट डायग्राम. सो आई थिंक दिस इज़ मेकिंग मोर सेंस, तो यही रहने दीजिए. एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट. सो व्हाट इट गिव्स, इसने आपको ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशंस हमने वहाँ पे परफॉर्म किए थे इसने वो ऑटोमेटिक कर दिया है. एंड इट हैज़ ऑल्सो गिवन अ चार्ट एज वेल. तो इसमें हमें बस क्या करना पड़ा, अ फ्यू क्लिक्स, एंड आपको कोई भी फॉर्मूलाज यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज एक्सेल ने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लिया. आप इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं. इट हैज़ ऑल्सो यूज द फोरकास्ट ETS फार्मूला. हमने भी यही फार्मूला यूज़ किया था यहाँ पर. What is our value? 1594,241 and this is also 1594,241. तो एग्जैक्टली सेम चीज़ किया है एक्सेल ने भी जो हमने मैनुअली फार्मूला से किया था. What is this lower confidence and higher confidence? For this let me show you something. जब हम forecast formula टाइप करते हैं we have this thing here called forecast ETS confidence interval. Okay, so if I press tab, now it is asking for target date. तो चलिए टारगेट डेट हम 2021 ले लेते हैं. वैल्यूज़ में आप ये सब ले लीजिए एंड टाइमलाइन में आप ये ले लीजिए एंड बाकी को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए. कंप्लीट द फॉर्मूला एंड प्रेस एंटर. व्हाट डू यू सी, 269926. नो, व्हाट डज इट मीन? ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल, दैट इज़ द गैप बिटवीन दोज जो एरोज हमने देखा था स्प्रेड होते हुए, दैट दिस इज़ द गैप बिटवीन दोज टू. तो अगर मैं आपको यहाँ पर शो करूँ व्हाट इज़ द गैप बिटवीन दिस एंड दिस,
तो ये हमारा फोरकास्टेड रेवेन्यू एंड ये हमारा लोअर बाउंड है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज 269,926, दैट इज द सेम एज दिस वन। सिमिलरली आप अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड में भी चेक करेंगे, दिस माइनस दिस, देन ऑल्सो विल सी द सेम गैप। मतलब ये जो बीच वाला बार है, ये जो बीच वाला लाइन है, दैट इज आवर फोरकास्ट, दिस वन। एंड इसका जो अपर बाउंड है एंड जो लोअर बाउंड है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। एंड ये इंक्रीज होता जा रहा है जब जैसे जैसे हम फ्यूचर ईयर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज जितना आप फ्यूचर में आगे जाएंगे उतना अनसर्टेनिटी इंक्रीज होते जाएगा एंड उतना आपको ज़्यादा स्कोप, उतना वाइड आपको स्कोप लेकर के चलना पड़ेगा। बिकॉज अब 2030 में सेल्स कहाँ होगा उसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल है, बट 2022 के केस में हम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है इन द इनिशियल ईयर्स दैट इज़ लो एंड दैट इंक्रीजेस ग्रेजुअली। एंड लास्टली जो सीजनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लेते हैं। इफ़ यू यूज़ दिस फार्मूला हियर, हमने बाकी सभी फार्मूलाज यूज़ कर लिया, लीनियर यूज़ कर लिया, ATS यूज़ कर लिया, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी देख लिया, अभी सीजनैलिटी देख लेते हैं। सीजनैलिटी इफ़ यू चेक आउट देन यू सी द वैल्यूज़, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कीजिए एंड आप पुट कीजिए टाइमलाइन पर जो भी आपका डेट्स है। एंड इफ़ यू सी इट रिटर्न्स द वैल्यू 0। इसका मतलब एक्सेल को इस डेटा सेट पर कोई भी ट्रेंड, कोई भी सीजनैलिटी नहीं मिला। एंड जब हमने फॉर्मूला पुट किया था तो उस केस में हमने यहाँ पर सीजनैलिटी का जो एलिमेंट है उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया था, हमने फिल नहीं किया था। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो भी सीजनैलिटी लिया जा रहा है दैट इज़ द सेम जो यहाँ पर इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर यहाँ फॉर्मूला 0 शो कर रहा है तो दिस सेम फिगर हैज़ बीन कंसिडर्ड इन आवर फोरकास्टिंग ATS फॉर्मूला एज वेल। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू ट्रेंड एंड ग्रोथ। तो ये फॉर्मूलाज बहुत ही सिंपल है बट इनका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। नाउ दिस टू आर एरे फंक्शंस, तो उसमें हमेशा क्या करना होता है, आपको पहले जो फील्ड है उसको सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद आप फॉर्मूला पुट करेंगे। तो पहले हम फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ स्टार्ट यूजिंग द फॉर्मूला ट्रेंड। इट इज आस्किंग फॉर द नोन वाइज। नाउ दिस नोन वाइज इज दिस वन ओनली। फिर पूछ रहा है नोन एक्सिस, तो दिस इज द नोन एक्सिस। नाउ क्लोज द ब्रैकेट, सॉरी, नाउ यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर, द CSE स्ट्रोक जो हमने ट्रांसपोज फॉर्मूला में भी देखा था, द सेम थिंग। सो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए एंड दिस विल गिव यू द ट्रेंड। नाउ वी विल एनालाइज दैट वेरी शॉर्टली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जस्ट एक बार ग्रोथ का कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। सो द सेम थिंग, आप ग्रोथ के लिए भी सिलेक्शन कर लीजिए पहले रिजल्टिंग सेल्स को, देन यूज द ग्रोथ फार्मूला। द नोन वाइज आर द रेवेन्यू फिगर्स एंड नोन एक्सिस आर द your timeline. Then control shift enter and this will give you the growth figures. Now to interpret this, let us create a chart first. तो इस जो हमारा source data है उसको select करके I will create a chart. I will create a line chart, okay. तो ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा है एंड हम क्या कर रहे हैं अभी, इस पर्टिकुलर डेटा में एक ट्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड इज नॉट फॉर दी प्रोजेक्शन। देखिए फोरकास्ट और ट्रेंड और ग्रोथ फार्मूलाज में क्या डिफरेंस है। फोरकास्ट इज डन फॉर दी फ्यूचर ईयर्स, ट्रेंड एंड ग्रोथ एनालिसिस जो कर रहे हैं वो हम पास्ट या फिर करंट इंफॉर्मेशन पे कर रहे हैं, वो हम फ्यूचर में जाके नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो इसका यूज हम फ्यूचर प्रोजेक्शंस के लिए ले सकते हैं, but we are not doing this analysis, we are not using this formula on future projections, we are carrying it out on the historical figures. Okay, तो अभी इस चार्ट में that is showing the historical figures, इसमें ट्रेंड को ढूंढने का एक तरीका है कि आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको इस चार्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है एंड गो टू ऐड ट्रेंड लाइन। नाउ व्हेन यू गो टू ऐड ट्रेंड लाइन,
you will see this line here. So ये लाइन क्या शो कर रहा है? दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन. तो अगर आपको रिग्रेशन का थोड़ा भी आइडिया है, व्हाट इज इट ट्राइंग टू फाइंड कि इफ यू सी दिस डायग्राम हियर एज वेल, सो जो भी क्लस्टर्ड पॉइंट्स है इसके आसपास, उसके बीच में एक लीनियर ट्रेंड, एक लीनियर फैशन में दिस इज ट्राइंग टू फाइंड अ लीनियर पैटर्न ऑन आवर हिस्टोरिकल डेटा. दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ कॉन्स्टेंट रेट. वहीं अगर मैं लीनियर की जगह एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करूं, then this is a little bit curved. So that means that it is increasing at a lower rate in the initial stage, but then the growth rate is increasing. So the rate at which it increases also increases. I'm selecting linear again, and now let us add more data to this chart. Go to select data. Click on add here. Series name is trend and the series values is इस पूरे एरिया को आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड नाउ क्लिक ऑन ओके. तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है. ठीक है. अब सिमिलरली हम इस ग्रोथ को भी यहाँ ले लेते हैं. दिस इज द ग्रोथ एंड सेलेक्ट दिस वन एंड क्लिक ऑन ओके. ओके. सो व्हाट वी हैव डन, हमने एक तो लिया रेवेन्यू का रेंज, रेवेन्यू कॉलम, दैट इज दिस zigzag फिगर. उसके बाद वी हैव टेकन दिस ट्रेंड कॉलम. सो दिस अब ये ब्लू एंड ऑरेंज क्या है, दिस इज नॉट स्पेसिफाइड, तो इसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय गोइंग टू दिस एड चार्ट एलिमेंट, go to legend and now let us keep it bottom here. So now it is showing that this orange line is the trend and this gray is the growth. Okay. So what do you see now? हमारा जो trend line है वो कहाँ गया? अब उस पर क्लिक कीजिए. हमारा जो ट्रेंड लाइन था जो हमने क्रिएट किया था before inserting this data trend and growth, so that has now merged with the trend line. देखिए वो ऑरेंज लाइन एंड जो वो ब्लू डॉटेड लाइन है वो दोनों एकदम मर्ज हो चुके हैं. इट मीन्स दैट वो जो ट्रेंड लाइन जो लीनियर रिग्रेशन के बेस पर हमने ड्रॉ किया था, दिस ट्रेंड फॉर्मूला ऑल्सो डज द सेम थिंग. इसने भी उस लीनियर रिग्रेशन के आइडिया को फॉलो करते हुए इसने भी जो ये फिगर्स है उसको डिराइव किया है. ओके. एंड अब वहीं अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को लीनियर रिग्रेशन से एक्सपोनेंशियल पर शिफ्ट करूं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो ऑरेंज, अब देखिए ऑरेंज लाइन से दैट ब्लू डॉटेड लाइन हैज रिमूव्ड, हैज नाउ शिफ्टेड टू द ब्लू डॉटेड, टू द ग्रे डॉटेड लाइन. मैं लेट्स से इस ट्रेंड लाइन का कलर चेंज कर देता हूं, देन यू विल बी एबल टू सी इट मोर. यस, यू कैन सी इट नाउ, राइट. तो अब ये जो येलो डॉटेड लाइन है, नाउ दिस इज, ये जो येलो डॉटेड लाइन है, नाउ दिस इज ओवरलैपिंग दिस ग्रे लाइन, दैट इज द ग्रोथ लाइन. सो इसका मतलब ये जो ग्रोथ फिगर्स है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द फिगर्स डिराइव्ड आउट ऑफ एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन एनालिसिस. तो जब भी आप तो एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन में आप क्या कर रहे हैं, आपका जो ग्रोथ रेट है दैट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. दैट इज व्हाई यू विल सी दैट द लास्ट फिगर इज ग्रेटर देन द लास्ट फिगर ऑफ द ट्रेंड एनालिसिस. तो ट्रेंड के केस में जो ग्रोथ है दैट इज, जो इंक्रीज है दैट इज कांस्टेंट, इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. बट ग्रोथ के केस में इट इज इंक्रीजिंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट. पहले इंक्रीज कम है एंड उसके बाद इंक्रीज जो है उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है. सो ये ग्रोथ आप कब यूज़ करेंगे, जब आप कुछ ऐसे फिगर्स से डील करें, फॉर एग्जाम्पल लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट. वी नो हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स. इफ यू आर अ फाइनेंस स्टूडेंट यू शुड नो ऑलरेडी. So that in the initial years the compounding is at a slower rate, but at a later stage you get the snowball effect, right? So that is about the trend and growth formulas.
Coming on to wildcard characters. Now these are some of the very unique features or very unique thing which is available within Microsoft Excel, which you might not have heard earlier. So what are these wildcard characters and how can we use them? The most often and most commonly used wildcard characters are the asterisk sign and the question mark. There are other characters as well like tilde, but we are not getting into that. These so let us restrict our discussion to these two. So what is this asterisk used for? Whenever we are not certain that in a name or in a spelling we are not sure how many characters are there, in that case we use asterisk sign. And in case there is a certainty of character that there are this much characters in a particular cell, then we can use the question mark sign. What we can use wildcards for? We can use it within formulas, we can use it in the find feature, we can use them while filtering, and many more applications can be found. So coming on to this exercise here, we are given with the name of some listed companies: Reliance, TCS, Infosys, Wockhardt and Maruti. And in this set of data, we need to find out the position of the company Wockhardt. इस लिस्ट में अब मान लीजिए कोई लंबी लिस्ट हो सकती है जिसमें there are not only 5 names, there can be 50 names, there can be 100 names. Let's say there is this list of entire all the companies listed on the index. Okay, and within that list we need to find whether this company is there or not, or whether this company is there or not, or at what position this company is mentioned. So Wockhardt is, I can say, a very difficult name, and we may not know what is the actual spelling, how do you spell it, and how many characters are there in this company's name. So in this case we are going to use the asterisk sign. Okay, but before getting into the wildcard character, that is secondary. The first thing that you need to know is what formula is going to fetch you the position. Can you think of the formula which gives us the position of a certain text or a certain value? Yes, it is the match formula, because in the recently discussed formulas, match formula was one of those which returns the column reference or the row reference, right? It does not returns a particular value. मैच फार्मूला यूज करने से वो आपको या तो ये बताता है कि रो नंबर कौन सा है या कॉलम नंबर कौन सा है, वो आपको खुद कोई वैल्यू ला करके नहीं देता है. Yes, so that is where we can use it for the positioning of a certain text. So how can we use it? Let's see. Use the equal sign, then give the match formula, press tab. Now what is the lookup value? In this case, since we do not know the entire name, we do not know the entire spelling of Wockhardt. So what I am going to do, I'll use within inverted commas, I'll say that this spelling, this name starts with W and ends with T, but in between these two characters, there are certain number of characters which I don't know. So that's why I'm putting a asterisk sign here. Okay, and now I can close this one. This is my lookup value. The lookup array is going to be this list here, and this is 0 and OK. So now if I press enter, you can see that it finds me that the position of Wockhardt in this list is position number 4, and that is absolutely correct. Yes, you got the sense, you got the idea behind how this asterisk sign can be used. Yes, so now let us find the position of TCS. Now in this case, let us consider the same case that we know the first letter and we know the last letter. I know this is a very simple name, but still let us try to understand how these characters work. So this time again we know the first and the last character, and we know that there is some character in between. So this time how are we going to proceed with the formula? Would you like to try it? You can pause and you can try it.
Now let me show you. Again, using the match formula, lookup formula this time is going to be within inverted commas. I know that it starts with T. I know that there is one character in between T and S. So since this time there is a certainty of number of characters, this time I can use the question mark instead of using the asterisk sign. So I'll use the question mark and then S and then inverted commas close. This is my lookup value. This is my lookup array and match type is 0. Close the bracket, press enter. And it returns that the position of TCS in this list is 2. Okay, you could have used the asterisk sign as well. So even if you use the asterisk sign, there is no problem. It will return the same position because there is no other text. There is no other name in this list which starts with T and ends with S. So that is also fine. But let us restrict this to question mark only because in this case the point to be emphasized was that we know the number of characters in between a name. So that is why we have used the question mark here. Okay, that is the main point here. Coming to the next point. This time again we are also we are given with some name of listed companies, and we need to find out how many companies are there which has 3 letters in it. That is 3 characters in the name of a company. And how can we look for those companies? You can give it a try this time if you want. But in case you are not able to do it, let me show you. Since we are required to make a count, so I am going to use the count formula, but not just count, I'll use the count if formula. Because I need to specify some condition this time. So first thing, it is asking for the range. This is my range, comma. Now the criteria. Since in this case I know for sure that how many characters are there in the name, I am going to use the question mark and not the asterisk sign. Okay, so use the inverted commas and then put 3 question marks for 3 characters. Inverted comma close, close the bracket and press enter. And it states that there are 3 companies in this list which are 3 lettered. Okay. I hope you find this simple, and also this is making sense to you at the same time. So what we are doing so far is nothing but we are using the same formulas which you have learned earlier, but this time we are using them with some variation, with some special characters. That's it. Coming on to this exercise here, we have this name Maruti, and that has been written with in various versions. अब एक ही नाम यहाँ पर 4 अलग तरीके से लिखा हुआ है. अब हमें पता है कि ये चारों एक ही यूनिट है, ये चारों एक ही कंपनी, एक ही एंटिटी है. ओके, सो अगर आपको एक लिस्ट ऑफ कंपनीज में से लेट्स से कोई कंपनी मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी हो सकती है उस लिस्ट में, एंड इन दैट लिस्ट दिस नेम्स आर अपीयरिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड वी वांट टू काउंट कि मारुति कितना बार अपीयर हो रहा है उस लिस्ट में. तो यूजुअली आप क्या करते, अगर आपको काउंट करना होता कि मारुति कितना बार अपीयर हो रहा है, तो आप क्या करते, यू शुड हैव डन दिस. आप काउंट पर जाते, आप काउंट इफ करते, एंड देन यू विल सिलेक्ट द रेंज, एंड फिर आप यूजुअली क्या करते, यू विल सर्च फॉर मारुति इन द लिस्ट. आप इसको क्लोज करके आप यहाँ से फिर मारुति को सर्च करते. यस, this is what you would have done in the normal case, but that is showing you that there is only one Maruti in the entire list. But that is a gross mistake, because
जब आप मारुति लिखकर अगर आप सर्च करते हो तो द दिस फॉर्मूला इज एबल टू लुक फॉर ओनली दैट वन विच एग्जैक्टली मैचेस विद दिस क्राइटेरिया। अगर मारुति के पहले या मारुति के बाद अगर कुछ कैरेक्टर्स इंसर्टेड है तो उसको फिर ये फॉर्मूला मैच नहीं कर पा रहा है। Yes, so this is where we use the this is where we can use the wildcard characters. So how can we use it? Now that was a mistake. Now that was the wrong answer, right? So now we are going to do it the correct way. So again we are using the count if formula. This is my range here, and the criteria that I am going to specify is that no doubt Maruti is there, but there is something after Maruti and there is something before Maruti as well, because in the fourth case if you see that Maruti से पहले एक Messrs भी लिखा हुआ है. So if to capture that I will have to use asterisk sign before Maruti as well. Because so अब इसका मतलब क्या है, इसको कैसे रीड करेंगे कि मारुति के पहले भी सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है एंड मारुति के बाद भी सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है. बट जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर्स होगा तभी ये सर्च करेगा, तभी ये ढूंढ पाएगा. बिकॉज एज आई हैव रिटन हियर दैट एस्टरिस्क मीन्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड दैट इंक्लूड्स जीरो. तो अगर मारुति से पहले या बाद में कुछ कैरेक्टर्स हुआ तो वो कंसिडर हो जाएगा, नहीं हुआ तो इट विल इग्नोर दैट. अगर कोई कैरेक्टर नहीं है, दैट इज जीरो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर, देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम. इट इज गोइंग टू रिटर्न दिस मारुति very well. Okay, so now you can close this formula and press enter, and this time it shows that there are 4 Marutis written in this range. So this is one way in which we can make Excel understand that these 4 names are nothing but the same entity, and this is how we were able to count the number of times it is occurring. All right, coming on to the next exercise, we are given with a list of certain names, and let's say that we know that only the first name of this customer here. हमें इस लिस्ट में एक कस्टमर का नाम ढूंढना है, हमें सिर्फ उसका नेम पता है, हमें उसका सरनेम नहीं पता है. तो उस लिस्ट में मैं उस नाम को कैसे ढूंढूं? यूजिंग अ फॉर्मूला. तो यूजुअली हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं कुछ वैल्यू लुकअप करने के लिए? दैट इज द वी लुकअप फॉर्मूला, राइट? सो वी यूज द वी लुकअप फॉर्मूला. व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग टू लुकअप? वी आर लुकिंग फॉर दिस वैल्यू हियर, राइट? हम इसको ढूंढ रहे हैं, इस टेक्स्ट को ढूंढ रहे हैं, बट आफ्टर दिस टेक्स्ट देयर इज समथिंग दैट आई डोंट नो. इस नाम के बाद में और भी कुछ ज़रूर मैंशनड है, और भी कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, बट क्या है, कितने हैं, आई डोंट नो. सो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एंड सिंबल यूज़ कीजिए, एम्परसेंड, देन यूज द स्पेशल कैरेक्टर विद इन इन्वर्टेड कॉमास ऑफ कोर्स. सो इन्वर्टेड कॉमास में हम एक एस्टेरिस्क साइन यूज़ करेंगे, बिकॉज दिस टाइम द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उसका इस बार कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसकी अनसर्टेनिटी है, वी डू नॉट नो कि कितने कैरेक्टर्स है. सो again close the inverted comma. This is our lookup value. Going to the next argument, the table array. This is our table array here. Comma, column index, there is only one column, so use it as column 1. And range lookup is exact match 0. And now enter. So what do you get? This is correctly able, this lookup formula is correctly able to find the name now. Okay, coming on to the next one. Now this time we have the only the surname. हमें पता है surname गिव्ड है, एंड उसका जो फर्स्ट नेम है वो हमें नहीं पता. So so how can you use the wildcard character in this case? VLOOKUP formula, इस बार पहले आपको एस्टेरिस्क साइन देना पड़ेगा, and उसके बाद we need to search for this comma, table array is this one, column index number is 1 and range lookup is 0.
bracket close and press enter. So this is working fine again. Well, अगर आप सेल रेफरेंस यूज़ नहीं करना चाहते आप तो भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे. सो लेट्स से आप वी लुकअप फॉर्मूला में आप डायरेक्टली पीट को अगर सर्च करना चाह रहे थे तो आप वो भी कर सकते थे. आप यहाँ पर पीट लिख कर एक स्टार दे दीजिए आफ्टर द नेम, देन क्लोज द इन्वर्टेड कॉमा and then the entire formula remains the same, 1 and 0, and close the bracket and press enter. So that is also going to work. So ये हमने देखा कि बिना सेल रेफरेंस के आप कैसे यूज़ करें, एंड यहाँ पे हमने देखा सेल रेफरेंस यूज़ करके आप कैसे सर्च कर सकते हैं. Coming on to the third one. Now we need to search for white in this range, and now this is kind of a middle name because इस नेम के बाद में भी कुछ है एंड इस नेम के पहले भी कुछ है. तो हाउ कैन वी लुक फॉर दिस वैल्यू? सो इस बार आपको वे लुकअप यूज करना है, एंड दिस टाइम वी नीड टू पुट द एस्टेरिस्क साइन बोथ बिफोर एंड आफ्टर दिस वाइट, राइट? तो पुटिंग इन्वर्टेड कॉमास, एस्टेरिस्क साइन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. अब एम्परसेंड यूज करेंगे, देन वी रेफर टू दिस सेल हियर, फिर से एम्परसेंड यूज करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, एस्टेरिस्क साइन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, एंड वी आर डन विद द लुकअप वैल्यू. कॉमा, दिस इज आवर टेबल एरे, कॉमा, column index number is 1 and range lookup value 0, close the bracket and press enter, and this is working fine. Would you like to try the last one yourself? Okay, so I'm going for the fourth one now. Equals. So this time, what is the next? What is the condition? That we know that in a name there is this character W and E. अब इन सभी नाम में हमें ना ही फर्स्ट नेम पता है, ना ही सरनेम पता है, ना ही मिडिल नेम पता है. बस इतना पता है कि देर इज दिस कैरेक्टर W एंड देर इज दिस कैरेक्टर E. तो सिर्फ इन दो कैरेक्टर्स की मदद से हम कैसे ढूंढेंगे इन दिस लिस्ट ऑफ names. So this time what we are going to do, we look up inverted comma start. अब before writing W, अब because W के पहले भी कुछ हो सकता है and W के बाद भी कुछ हो सकता है, so इसीलिए हम asterisk sign पहले भी यूज़ करेंगे, फिर W यूज़ करेंगे and then asterisk sign again, and now we know that there is E as well. So हमने E को यूज़ किया एंड फिर हो सकता है E के बाद भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए हम एस्टेरिस्क साइन फिर से यूज करेंगे. एंड नाउ क्लोज द इन्वर्टेड कॉमा. यस, यू आर एबल टू रीड इट दैट देयर इज W एंड E इन बिटवीन द नेम, बट W के पहले भी कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बाद में भी कुछ हो सकते हैं, दैट इज बिटवीन W एंड E भी कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एंड E के बाद भी कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं. नाउ इन्वर्ट कॉमा, टेबल एरे इज दिस वन, comma 1, comma 0, invert bracket formula close and press enter. So that fetches the name correctly. Okay. So this is the use of how we can use while characters in various formulas. अभी तक आपने जितने भी formulas हमने देखे हैं उनमें आप इन wildcard characters को use कर सकते हैं. This is going to work everywhere within Microsoft Excel. Okay. So let me show you. अभी तक हमने सिर्फ formulas में use किया. अब अगर लेट्स से मैं फाइंड अगर यूज करूं, फाइंड में अगर मुझे ढूंढना है दैट लेट अस कंसीडर दिस फोर्थ क्राइटेरिया एंड वी नीड टू लुक फॉर दिस कंडीशन इन दिस रेंज हियर. सो हम इस रेंज पर फाइंड करते हैं दैट देयर इज सम नेम जिसमें W एंड E कैरेक्टर्स है, बट वी डू नॉट नो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर और व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम. So in that case what I am going to do, I'll use an asterisk sign W, then asterisk sign E and then asterisk sign. अगर आपको पता है कि W फर्स्ट कैरेक्टर है तो आप ये पहला asterisk को अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसको अवॉइड कर दूं तो भी ये this is going to work fine. Let me show you. If I find next, then then also there will be no problem. It is going to remain the same. Okay. So इस तरह से हम find में भी यूज कर सकते हैं एंड इवन
फिल्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू यूज़ दिस फिल्टर हियर एंड यहाँ पे अगर हमें सर्च करना है तो I'll use W asterisk sign E and asterisk sign and you can see that it is able to fetch the Walter White Jr. Okay. So this was a special discussion around wildcard characters, and this is something you can play around within Microsoft Excel in various applications. So we have used it within formulas. You can use it in various multiple formulas, especially the text formulas as well, and also as we saw its usage in the find feature and the filter as well. So that ends our discussion about the wildcard characters. So now we are going to discuss about the types of errors in Microsoft Excel. So we have learned about using various formulas, right? And उन सभी formulas को use करते वक्त if you encounter some error, formulas use करते वक्त generally बहुत बार errors आते हैं. So what are the possible errors that you can encounter? And in case you encounter such errors, how can you deal with them? How can you fix them? So that is what we are going to look at. The first and most common type of error is this hash. Is this error, that is hash written multiple times. So what does it mean? It means that the column is not wide enough to display all the characters in a cell. For example, you can see that I have used 8 to the power 8. Now that is a very large number, right? So this is showing this error because अभी ये जो column का length है ये sufficient नहीं है कि वो number को display कर सके. अगर आप यहाँ इसको adjust करेंगे, if you adjust the width, then you will be able to see the value, the result correctly. So next time if you see this kind of error, आपको ये समझ जाना है कि उसमें कोई error नहीं है, just आपको column की width को adjust करना है. Okay? तो आप उस सेल पर जाके क्या करेंगे, आप Alt HY प्रेस करेंगे एंड ऑटो फिट कॉलम करेंगे. सो योर प्रॉब्लम विल गेट रिजॉल्व्ड. द नेक्स्ट एरर इज द डिविजन अपॉन जीरो एरर. सो एज द नेम सजेस्ट, द Excel will display this error when a number is divided either by 0 or an empty cell. So for example, that if we write some number divided by 0, then it is going to give us this error. Or if we use some formula with empty cells, जैसे कि एवरेज, बिकॉज मैंने अभी इस केस में हमने क्या किया, हमने एवरेज फार्मूला यूज़ किया ऑन एम्प्टी सेल्स. तो अब हमें पता है एवरेज फार्मूला में क्या होगा, जो भी आपका सेल्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, न्यूमरेटर में उसका एडिशन होता है एंड डिनोमिनेटर में इट इज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेल्स, द नंबर ऑफ आइटम्स इन योर रेंज. So in this case the number of items in your range is 0, so the division is again carried out by 0. So that is why we are getting this error. So इसको कैसे फिक्स करना है, आपको अपना डिनोमिनेटर ठीक करना पड़ेगा. आपको वहाँ जो 0 आ रहा है वहाँ पर आपको कोई वैल्यू आपको वहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज द नेम एरर. The text in a formula is not recognized by Excel. This is caused by misspelling the function names. अगर आपने जो formula use किया है उस formula में spelling mistake है. For example, that we were using the sum formula, but sum formula में I forgot to type the m. Yes, तो my formula is incomplete now. तो अब ये Excel को समझ में नहीं आ रहा कि ये sum formula है या क्या है. So because सिर्फ SU नाम से तो कोई formula है नहीं. So this is why Excel is getting this error. Similarly, we wanted to use the max formula, but max का जो spelling है वो हमने गलती से MEX लिख दिया. So in that case, it is going to return a error. तो इसका फिक्स तो बहुत ही सिंपल है. आपको बस अपना स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट करना है एंड आपका जो फॉर्मूला है वो ठीक हो जाएगा. ओके, सो दिस वे यू कैन डू इट. Next is the value error. This will be displayed if the formula includes cells that contain different data types. For example, अभी इस सेल पर हम एडिशन करने की कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ अ नंबर बट द सेकेंड वन इज़ अ टेक्स्ट. तो जो डेटा टाइप यूजुअली हम एडिशन कर सकते हैं, डेट हैज़ टू बी अ नंबर, राइट. तो
टेक्स्ट को अगर हम नंबर से ऐड करेंगे तो वो तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव एरर, एंड दैट एरर इज गोइंग टू बी द वैल्यू. एंड द नेक्स्ट वन ऑल्सो, दिस वन इज एक्चुअली मोर कॉमन, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, आप वन को $1 से प्लस कर रहे हैं, एंड दिस $1, दिस कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर दिस सेल इज नॉट टेकन एज ए नंबर. अगर आपको यहाँ पे $1 चाहिए तो आपको सेल फॉर्मेटिंग यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हार्ड कोडेड कैरेक्टर हियर. ओके, सिंस इन दिस सेल हमने डॉलर साइन को यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है, सो दिस इज नॉट टेकन एज ए नंबर, एंड दैट इज वाई this is not being this is the Excel is not able to add this to this number here, and this is why you are getting this error. Okay, तो इसमें आपको फिक्स क्या करना है कि जो भी डेटा टाइप्स जी आपने लेट्स से अगर सम किया है तो उन सभी कैरेक्टर्स को आपको एक बार चेक करना चाहिए कि वो सभी एज अ नंबर शो हो रहे हैं या नहीं, बिकॉज देयर कैन बी सम डेटा इन योर रेंज इन योर लिस्ट which is not being used as a which is not being interpreted as number by Excel पड़ेगा. Next is the reference error. You will get this error displayed when a cell reference is not valid. That is, deleting cells that were referred by other formulas will cause this error. So for example, अभी इस सेल पर आपको एक एरर दिख रहा है C28 plus reference. अब इस टाइप का एरर कब आएगा? Let me show you. If I use this formula, this plus this, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया हुआ था, बट उसके बाद I go and delete this second cell this way. तो अब ये सेल हमने क्योंकि डिलीट कर दिया, तो अब ये जो सेल रेफरेंस था सेकेंड पार्ट में, that has now become invalid. सो इसको फिक्स करने के लिए आपको जो आपका सेल रेफरेंस है वो आपको दोबारा प्रॉपरली आपको रेफर करना पड़ेगा, और यू कैन री राइट द फॉर्मूला एज वेल. Okay, the next one is the num error. That is the problem, the formula or function contains invalid numeric values. अब invalid numeric values का example है, let's say you are trying to find the square root of a negative number. Now Excel is not able to compute that, because इसके लिए अब फिर आपको एक special you will have to go into the branch of mathematics that deals with complex numbers, but Excel is not able to calculate all that stuff. तो उसके लिए आप इसीलिए आप इस फॉर्मूला का जो वैल्यू, इस फॉर्मूला का जो आंसर है वो एक्सेल एज अ नम एरर आपको शो कर रहा है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज लेट्स से आपने ईयर फ्रैक्शन फॉर्मूला यूज़ किया है. इसमें व्हाट आर यू सपोज टू एंटर, पहले आपको स्टार्ट डेट एंटर करना चाहिए, फिर आपको एंड डेट एंटर करना चाहिए. तो आपका जो स्टार्टिंग डेट है वो कभी भी एंड डेट से पहले ऑकर नहीं होना चाहिए. तो इस केस में क्या हो रहा है, मैंने पहले 31 दिसंबर यूज़ किया है, एंड उसके बाद एंड डेट में मैंने 31 अक्टूबर यूज़ किया. सो दैट इज़ अ मिस्टेक, एंड इसीलिए एक्सेल इस एरर को शो कर रहा है. तो बेसिकली नम एरर को शो करने का मतलब ये है कि जो कैलकुलेशन हम करना चाह रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है. सो वी हैव टू री-इवैल्यूएट द इनपुट्स दैट वी आर यूजिंग. ओके, एंड द लास्ट एरर इज द null error. It says that it is a incompatible cell address. Okay, so incompatible cell address का मतलब क्या है, that if you are using a sum formula and तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है, हमने जो सेल रेफरेंस दिया है उसके बीच में यूजुअली या तो आपको कॉमा प्लेस करना चाहिए, या फिर अगर आप एक रेंज सिलेक्ट करें तो आपको यहाँ बीच में कॉलन यूज़ करना चाहिए. बट सिंस यहाँ पर एक स्पेस गिवन है, तो आपका जो फॉर्मूला है दैट इज जो आपका सेल रेफरेंस है, जो आपने एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, दैट इज नॉट वैलिड. सो दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग दिस एरर. तो अगर आप तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर एक कॉलन यूज़ करना है, या फिर आप कॉमा यूज़ कर सकते हैं. दैट इज गोइंग टू कंप्लीट योर फॉर्मूला एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट एज वेल. ओके, so these are the types of errors that you can encounter, and along with the problems we have seen how to fix and deal with these errors. So that's all for this part. Coming on to error check. अब ये अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, but this is one point of discussion, a very small point of discussion that I wanted to highlight,
and wanted to discuss before you. So here what I want to show you कि how can we put error checks in various places in your calculations. So अभी इस example में we have some random data here and we have this row total here and the column total as well, and यहाँ पर इन सभी का total given है. ठीक है, तो let's say we want to check out whether these total and these total are matching or not, because अगर ये 1500 है तो ये भी 1500 होना चाहिए, right? तो उसको चेक करने के लिए, टू कीप अ चेक कि फॉर्मूला में कोई गलती नहीं है, उसके लिए वी कैन क्रिएट अ चेक लाइक यूजिंग द इफ फॉर्मूला. हम क्या करेंगे, we can use the logical test that if the sum of these numbers is less than or greater than the sum of these numbers here, then it should give me the value as true. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप ओके लिख सकते हैं, आप टैलीड लिख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट. सो आई एम यूजिंग ट्रू नाउ, एंड इफ दिस वैल्यू इज सॉरी इन दिस केस इफ दिस वैल्यू इज ट्रू देन आई विल नीड टू, देन आई वॉन्ट टू गेट फॉल्स, है ना, बिकॉज अगर ये सम अगर लेस या ग्रेटर देन है इस अगर ये रो टोटल्स अगर ग्रेटर या लेस देन है कॉलम टोटल से, सो इन दैट केस दिस आंसर इज रॉन्ग, राइट. सो उस केस में मुझे फॉल्स चाहिए होगा. एंड अगर ये गलत है, ये कंडीशन स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा टोटल मैच कर रहा है, तो तब मुझे यहाँ पर ट्रू चाहिए होगा. ओके, एंड नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर. सो अभी ये ट्रू शो कर रहा है, इसका मतलब दिस इज गेट इज टैलिड. आप ये सेम चीज और एक तरीके से भी कर सकते थे. इफ sum of these minus sum of these is equal to 0 and press कर दीजिए enter. So अगर आप दो इक्वल स्पेसिफाई करते हैं तो एक्सेल उसका आंसर जो आपको फिर ट्रू या फॉल्स में ही देता है. ठीक है, तो यूजुअली आप इस तरह से इसको रख सकते हैं. एंड इसी के साथ में आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर लेट्स से आप अगर इसी तरह का कोई कंडीशन अगर आप बैलेंस शीट के नीचे आप यूज़ कर रहे हैं, आप एवरी ईयर में आप चेक करना चाह रहे हैं वेदर योर बैलेंस शीट इज टैलिड और नॉट, सो उस केस में इट विल बी मोर बेनिफिशियल अगर जिस ईयर में किसी ईयर में फॉल्स होता है तो वो अगर हाईलाइट हो जाएगा तो दैट विल बी मोर ईजियर टू डिटेक्ट, राइट. सो इसीलिए आप इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं. गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्पेसिफाई अ न्यू रूल, एंड यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कॉन्टेन. व्हाट डू वी वांट टू सी, हम क्या चाहते हैं, एक स्पेसिफिक टेक्स्ट चाहते हैं कॉन्टेनिंग. अगर यहाँ पे फॉल्स होता है तो अगर फॉल्स होता है तो हम चाहते हैं ये रेड टेक्स्ट हो जाना चाहिए. तो इसका कलर आप स्पेसिफाई कर दीजिए, लेट्स से दिस वन, and now click on OK and again OK. तो अगर यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आएगा, लेट्स से अगर मैं डिफरेंस क्रिएट करता हूँ तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर सेल विल बी highlighted in red, so that in that way it will be easier for you to detect the errors. So in case of financial models, what you can usually do is, since there are multiple calculations, you can create a master error check comprising of all such checks at the top of each sheet. तो हर सेल हर शीट पर आप क्या कर सकते हैं, एक एरर चेक के लिए एक स्पेसिफिक एरिया बना सकते हैं, आइदर एट द बॉटम और एट द टॉप ऑफ योर शीट, और इनफैक्ट यू कैन क्रिएट वन सिंगल शीट जिसमें आप सभी चेक्स को एक साथ प्लेस कर सकते हैं. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू make your financial model, to make your calculations error free. So that's it for this small discussion.